4 दिन के समय में उसकी झलक तो मिलेगी, पूरा तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा। ये 4 दिन इस अर्थ में थे कि चलो आपस में परिचय हो जाएगा और यहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ परिचय हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप सबको ऐसा लगता है कि एक बार इसको देखने की जरूरत है तो मिलजुल के आगे देखिए। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि हाँ, जो कुछ जितनी यात्रा हमारी परंपरा ने अभी तक की है उस यात्रा का सम्मान करते हुए कैसे उसको पूर्णता तक ले जाया जा सके, और शिक्षा परंपरा के रूप में कैसे उसको पूरी बात को कहा जा सके। यदि शिक्षा परंपरा के रूप में कहा जाएगा तो पूरे विश्व के लिए वो पहुंचने लायक हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। ये बात ठीक है कि गाड़ी चलाने के प्रति जो विश्वास है वो कहाँ पे है, वो भी स्वयं में है, और स्वयं के प्रति जो विश्वास है वो भी स्वयं में है। लेकिन जब तक स्वयं के पार्ट्स नहीं पकड़ में आएंगे, स्वयं को हम कहाँ से अप्रोच करेंगे। जैसा कि पहले किसी भाई ने कहा कि आत्मा की बात हम सुन तो रहे हैं, लेकिन आत्मा को हमारे व्यवहारिक जीवन में हम कैसे पकड़ेंगे, उस पर थोड़ी सी यदि बात होगी तो हम बहुत ऑब्जेक्टिवली उसको पकड़ पाए। देखो, एकेडमिक्स में, शिक्षा में जड़ संसार के बारे जो भी कुछ अध्ययन है उसको ऑब्जेक्टिव अध्ययन कहा जाता है। वो ऑब्जेक्टिव है का मतलब जिसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है, वो ऑब्जेक्टिव है। मानव के बारे में जब भी कोई बात की जाती है तो उसको सब्जेक्टिव कहा जाता है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता या सब अलग अलग है। यदि मानव के बारे में सब कुछ अलग अलग है तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मानव का सही अर्थों में कहा जाए तो फिर एकेडमिक्स में अध्ययन नहीं हो सकता है, क्योंकि अध्ययन उसी चीज का हो सकता है जिसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा है। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मानव भी यदि प्रकृति की इकाई है तो उसके बारे में भी निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है, उसको भी समझा जा सकता है। हमारे मानव के रूप में हमारे पास कुछ चीजें वो हैं जो सबके बीच में एक समान है, कुछ चीजें वो हैं जो अलग अलग है। तो क्या अलग अलग है, क्या समान है, दोनों को समझने के बाद हम कुछ बात करेंगे। तो चलिए, ये कहा जा रहा है कि यदि मानव इधर से बात करेंगे तो स्वयं के प्रति विश्वास को पकड़ना है तो स्वयं को पकड़ना होगा। स्वयं को पकड़ने के नाम में हमने आत्मा की बात की, अभी मैं आत्मा शब्द को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, लेकिन मैं स्वयं को पकड़ना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही कि यदि हम मानव की बात करें तो मानव के लिए 2 चीजों का साथ साथ होना है। एक शरीर है, दूसरा कुछ और बोल रहे हैं, मन बोल रहे हैं। मन शब्द लिखना ज्यादा हमारे नजदीक है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि स्वयं को समझने का मतलब आप मन शब्द से ले लें, उसको सेल्फ बोले, मी बोले, आई बोले, परंपरा में उसको आत्मा कहा बोले, अभी उसको स्वयं ही रखते हैं, बाद में नया शब्द और इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब है कि मैं स्वयं को पकड़ूं। जैसे हमने कहा गाड़ी को मैंने सीखा तो गाड़ी में क्लच, गियर, बक्सा, तमाम चीजों को मैंने उसका आपस में तालमेल को मैंने समझा। यदि मैं स्वयं को पकड़ना चाहता हूं तो मैं क्या चीज से शुरू करूं, कहां से ओपनिंग करूं, तो या स्वयं के पार्ट्स क्या हैं। तो बेसिकली ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि स्वयं की बात करें तो भाव और विचार से हम स्वयं को पकड़ सकते हैं। अभी यदि देखें तो मेरा सुखी दुखी होना, भाव और विचार कैसा माना 24/7 चलता रहता है, रुक रुक के चलता है ना। हम बेशक सो जाते हैं, जिसको हम सोना बोलते हैं, सोने में सपने आते ही हैं, या हमारा विचार पक्ष भी उस समय भी सक्रिय रहता ही है, किसी दूसरे रूप में सक्रिय रहता है, भाव पक्ष हमारा कोई होता ही है। तो मेरा भाव और विचार 24/7 चलता ही रहता है। ये अपने आप में एक निरंतर क्रिया है, ये अपने आप में एक निरंतर क्रिया है। और मेरा सुखी दुखी होना क्या बात पे निर्भर करता है? तो बेसिकली जब भी देखो, जब भी जैसे ईर्ष्या द्वेष का भाव होता है कि नहीं होता है। तो ईर्ष्या द्वेष भाव है या स्नेह का अभाव है? तो नेगेटिव भाव नहीं होता है, भाव तो पॉजिटिव ही होता है। तो ये कहते हैं कि जब भी अभाव होता है वो हमारे लिए दुख है। जब भी विचारों में अंतर विरोध होता है इसका नाम दुख।
तो अंतर मैं जो लिखता हूँ पीछे वो दिखता नहीं होगा। चलो आपकी मौज है। ये क्लैरिटी बनी? फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है अपने भाव और विचार के प्रति विश्वास। क्या विश्वास? मेरा भाव और विचार कैसा हो, मेरा भाव और विचार कैसा हो, मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी। ऐसा कितने प्रतिशत लोग चाहते हैं संसार में? मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो। इसका मतलब है कि यदि मैं दूसरे के बारे ही सोच रहा हूं, यदि मैं दूसरे के बारे की भी सोच रहा हूं और मैं आपके लिए नेगेटिव सोच रहा हूं, उस समय मुझको कैसा लगता है? जब भी मैं किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचता हूं, उस समय मुझको कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब लगता है। इसका मतलब है चाहे मैं मेरे बारे सोचूं, चाहे मैं नेचर के बारे सोचूं, चाहे मैं दूसरे व्यक्ति के बारे सोचूं, हर क्षण हर पल यदि मेरा भाव और विचार मेरे लिए सुखदायी होगा तो ही मेरा जीना होगा। इसका नाम जीना। हमेशा मेरा भाव और विचार मेरे लिए सुखदायी हो, इसी का नाम जीना। तो इससे क्या समझ में आया? मेरे सुख दुख का कारण मैं हूं कि मेरे सुख दुख का कारण दूसरा है? मेरे सुख दुख का कारण दूसरा मेरे को दुखी करता है या दूसरा मेरे भाव और विचार को प्रभावित कर देता है? दूसरा मेरे भाव और विचार को प्रभावित कर देता है, और वो ऐसा प्रभावित करता है कि भाव में कोई अभाव हो जाता है, विचार में कोई अंतर्विरोध हो जाता है। भाव और अंतर्विरोध का नाम दुख। मुझे दुखी करने में मेरा हाथ कहने की बजाय मुझे दुखी करने में मेरी सुख की समझ नहीं है, मेरी सुख की समझ नहीं है। जब मेरी सुख की समझ नहीं है तो किसी दूसरे का कोई व्यवहार मुझको दुखी कर जाता है। मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना है, कोई भी गोली आगे लग जाती है। इसलिए यदि स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो उसका सूत्र क्या होगा? स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से, देखो नहीं भी लिखोगे ना तो यूट्यूब में देखोगे तो सब मिल जाएगा। मेरा एक सोचना ये भी है कि आप नोट्स बनाते रहते हो, मैं बोलता है ना, तो उतना ही लिखो जितना हमारे समझने में बाधा ना बने। पहले शिविर का इतना ही मतलब है, शिविर से समझ में आएगा ऐसा नहीं होता है। शिविर से यही समझ में आता है कि बात समझने लायक, बस शिविर से इतना ही समझ में आता है कि बात समझने लायक है। यदि आपके भीतर ये निष्कर्ष आ गया कि बात समझने लायक है, और मैं और भी क्लियरली कहना चाहता हूँ, हम जिन भी धाराओं से आ रहे हैं, ज्ञान की कोई भी धाराएं हों, अंततः वो प्रकृति को ही उद्घाटित करती है। उनमें आपस में कोई वैसा अंतर्विरोध नहीं होता। ये हम जिन भी धाराओं से आ रहे होंगे, वो धाराओं में जो कुछ भी लिखा है वो आपको और बेहतर स्पष्ट होगा, उसके प्रति हमारी और बेहतर निष्ठा बनेगी। इसका मतलब है अंततः निष्कर्ष यही है कि मैं जो मानता हूं मैं उसको जी पाऊं, जीने में ट्रांसलेट हो जाए तो सबको धन्यवाद। तो सार बात क्या निकली? क्या बोल रहे हैं? सार बात ये बोल रहे हैं कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है, और दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है। इसलिए क्षमा की बहुत सुंदर परिभाषा है, अप्रभावित रहना ही क्षमा है। बहुत बढ़िया, यही साधना है ना, यही साधना है। अप्रभावित मतलब नेगेटिविटी से अप्रभावित रहना,
ही साधना है। तो इसका अर्थ है जब मेरे भीतर स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो इसकी सूचना क्या है? तो मैं दूसरों की अयोग्यता से कम प्रभावित होता हूँ पहले की तुलना में, है ना? और धीरे धीरे पता चलता है किन्हीं मामलों में मैं प्रभावित नहीं होता हूँ, किन्हीं मामलों में प्रभावित होता हूँ। तो हर समय स्वनिरीक्षण पूर्वक स्वयं में निरीक्षण कर पाना कि मैं कहाँ प्रभावित होता हूँ, कितना प्रभावित होता हूँ, 10 साल पहले मेरी मनस्थिति क्या थी, अब मेरी मनस्थिति क्या है, आगे मेरे को क्या काम करना है। भैया प्रभावित तो आप से भी हो रहे हैं ना? ये प्रभावित होना स्वीकार है, ये प्रभावित होना स्वीकार है। तो जो मेरे जागृति के अर्थ में है, जो मुझ में गुणात्मक परिवर्तन के अर्थ में है, उसका वो हमको स्वीकार होता ही है। तो गुणात्मक परिवर्तन के अर्थ में दूसरों से प्रभावित होना मेरे योग्य बनने के लक्षण है। ये योग्यता को विकसित करने में ये प्रभावित नहीं होंगे तो कैसे होगा? तो प्रभावित नहीं होना का मतलब है कि अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना है, योग्यता से प्रभावित होंगे तो हम योग्य हो पाएंगे ना। बहुत अच्छा, उसको आप रोक ही नहीं पाओगे। हर मानव के साथ में ये सूत्र है ही। मानव के पास में मोटिवेशन क्या है? हर मानव के भीतर निरंतर मोटिवेशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, लगातार बना ही हुआ है। उसका सूत्र है हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। इसलिए जब भी हमको अधिक सुख की कामना पूरी होने की संभावना दिखाई दे जाए, हम अपने आप को रोक ही नहीं सकते, वहां पर प्रभावित होंगे। बढ़िया हुआ। तो निष्कर्ष क्या निकला? स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है, गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास का मतलब है कैसी भी भीड़ होगी और थोड़ी टूटी फूटी सड़क भी होगी तो मैं गाड़ी निकालूंगा। स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है कैसी भी परिस्थितियां होंगी मैं गाड़ी निकालूंगा। अपने भाव और विचार को कैसे सकारात्मक रखूंगा, अपने भाव और विचार को नेगेटिवली प्रभावित नहीं होने दूंगा। वातावरण में नेगेटिविटी होने के बावजूद भी मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा, कम होऊंगा और मैं लगातार अपने आप में स्थिर होने का। तो जब हम जीने की बात कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि भाव और विचार में जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड ही जीना है। अभी हमारा मन जब अस्थिर होता है तब हम जी पाते हैं, या हमारा मन स्थिर होता है तब हम जी पाते हैं। के साथ जीना तो अपने किसी को किसी एक स्थिति में स्थित प्रज्ञ का। तो बेसिकली मूल बात इतनी है कि मेरा भाव और विचार मेरे नियंत्रण में हो कि मेरा भाव और विचार दूसरे के नियंत्रण में हो। मेरा भाव और विचार मेरे नियंत्रण में आ जाए, और मेरा भाव और विचार मेरे नियंत्रण में आ जाए का मतलब मनमानी नहीं है। मेरा भाव और विचार फिर हमेशा मेरे लिए भी सुखदायी हो, सभी के लिए सुखदायी हो। मेरा भाव और विचार हमेशा ऐसा ही बना रहता है ना। तो ये मेरा स्वयं के प्रति अधिकार आ गया कि मैं मेरी जिंदगी चला सकता हूँ। मेरा स्वयं के प्रति अधिकार का मतलब है अपने भाव और विचार की श्रेष्ठता के प्रति स्वीकृति, अपने भाव और विचार को चलाने के प्रति स्वीकार करना। बोलिए। हाँ जी, आत्मा पीछे। अब ये अभी कैसा लग रहा है? पकड़ने लायक लग रहा है या दूर का लग रहा है? हाँ, अब जितनी बात कर रहे हैं ये बात पकड़ने लायक लग रही है कि दूर की लग रही है? और मेरा भाव और विचार दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित नहीं हुआ है, पहले से कम हो रहा है, ये भी मुझको दिखाई देता है। और यही मेरी असली कमाई है जो साथ जाती है। झंझट क्यों करना है? ना खाली हाथ आए थे, ना खाली हाथ जाएंगे। समझ की झोली के साथ आए थे और झोली भर के जाएंगे। फिर पता चलता है कि ना आते हैं ना जाते हैं, इधर ही रहते हैं। धीरे से उसको समझे।
धीरे से समझेंगे। हाँ जी, तो कितने लोगों को क्लैरिटी बनी कि जीना क्या है? आप बोल सकते हैं कि जीना क्या है? तो जीने का मतलब है मेरा भाव और विचार मेरे लिए सुखदायी। दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। एक क्षण के लिए भी अपमान स्वीकार नहीं है, एक क्षण के लिए भी दरिद्रता स्वीकार नहीं है, अनिश्चितता स्वीकार नहीं है। तो जो हमको स्वीकार है वो कैसे हो जाए, इसके लिए परिस्थितियां बाहर जैसी भी हों, लेकिन मैं उसके लिए क्या करूँगा? अभी मैं मेरे हर सुख के लिए अभी मेरी स्थिति कैसी है? दूसरों पे डिपेंड। अभी मेरे सुख के लिए मैं दूसरे पे, अभी दुख मिला है तो भी दूसरे से मिला है, और सुख मिलेगा वो भी दूसरे से मिलेगा। तो वातावरण बाहर का नहीं, अपने भीतर का। हाँ, तो ये भी पता चला कि बेसिकली जब हम वातावरण की बात कर रहे हैं, इसलिए स्वतंत्रता की बहुत अच्छी परिभाषा है, स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना स्वतंत्रता है। स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना स्वतंत्रता है। वातावरण कहाँ है? मेरे अंदर है। मेरी मान्यताएं मेरा वातावरण है। तो जो मैंने माना हुआ है वो अधूरा है। औरत पैर की जूती है, ये अधूरा है कि पूरा? अधूरा है। ये अधूरा है। मानव में रूप बल धनपद के आधार पे छोटा बड़ा मानना, ये पूरा है कि अधूरा है ना? इंद्रियों में निरंतर सुख की कामना करना, ये पूरा है कि अधूरा है? यदि अधूरेपन के साथ जिएंगे तो क्या भाव और विचार पूरा हो कि अधूरा होगा? तो भाव और विचार के अधूरापन, भाव और विचार में अधूरापन इस बात की सूचना है कि जो मैंने माना हुआ है वो गलत है, अधूरा है। इसलिए उसको, यदि एड्रेस ही गलत है तो कितनी भी मेहनत करें तो बहुत मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। बिना समझ के सारी मेहनत मजदूरी है, मजदूरी करने का फायदा नहीं है। तो समझ के साथ मेहनत कैसे किया जाए? तो पहले समझा जाए कि कहाँ मेहनत करना है, तो समझ में आएगा कि कितनी मेहनत करना है। तो ये भी समझ में आएगा कि मेहनत का फल क्या होगा, और फल पहले से पता नहीं होगा तो मेहनत नहीं होगी। मेहनत भी कैसे करोगे? बोले फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा। ये सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिसेबल नहीं है। मैंने तय किया कि मेरे को दिल्ली से चल के आपके यहाँ संस्थान में क्या नीमड़ी वाली आना। तो मैंने तय किया नीमड़ी वाली आना है, तब तो मैं नीमड़ी वाली जाऊंगा। जब फल का पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है तो चलूँ कहाँ? और यदि गलत डायरेक्शन में चला गया तो नीमड़ी वाले से कितना दूर हूँ तब तो पता चलेगा कि नीमड़ी वाले से दूर हूँ। तो फल को स्थिर किए बिना दिशा भी कैसे हो? फल तक पहुंचने के लिए सारा श्रम है, फल तक पहुंचने के लिए सारा पुरुषार्थ है। फल की निश्चितता नहीं है या फल का एड्रेस गलत है, तो किस दिशा में चलेंगे और क्या चीज के लिए मेहनत करेंगे? माइक तो फिर कहीं ना कहीं दुख का भाव से उड़ते हैं। इसलिए आपकी फल की निश्चितता भी, जिसको आप फल मान रहे हो, अब समझना पड़ेगा कि वो जिंदा रहने के धरातल वाला फल है कि जीने के धरातल वाला फल। जब जिंदा रहने के धरातल वाले फल को आपने फल माना, जैसे भाई ने कहा कि साइंटिस्ट ने लक्ष्य को पहचाना कि हवाई जहाज में उड़ना है। हवाई जहाज में उड़ना लक्ष्य है कि उड़ के पहुंचना नहीं लक्ष्य है? मुझे पहुंचना था वो तय नहीं। पास हमारा गांव है, जैसे मैंने कहानी आपको सुनाई थी, तो मैं बस्तर चला गया था। तो रायपुर से दिल्ली लगभग 24 घंटे की 22 घंटे की जर्नी होती है ट्रेन से। एक बार हम रायपुर से दिल्ली आ रहे थे और जिस कोच में मैं बैठा था उसमें सामने 3 लड़के बैठ के चर्चा कर रहे थे। भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, फ्रांस में बुलेट ट्रेन इतने साल पहले आ गई, हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन अभी तक नहीं आई। ये बुलेट ट्रेन होती तो 1200 किलोमीटर की जर्नी 3 घंटे में हो जाती, अभी 22 घंटा लगता। तो चर्चा में मैं उनको बोला, देखो अभी तुम भी आराम से बातचीत कर रहे हो, घर जाके तुमको भी झगड़ा ही करना है, कम से कम घर वाले भी सेफ है, तुम भी सेफ हो। 22 घंटे तो आराम नहीं हो। ज्यादा टाइम लग जाता। पहले चिट्ठी लिखते थे, कम लिखे को ज्यादा समझना। वो चिट्ठी को 4 बार उठा के आंसू आए।
अभी हमारा अभी हमारी भौतिक दूरियां खत्म हो गई हैं, भावनात्मक दूरियां बढ़ी हैं कि घटी? बढ़ी। तो कहाँ इससे ये तय हुआ? तो हमारी भौतिक दूरियां कम हो जाएंगी, हम बुलेट ट्रेन से चलने लगेंगे। वीडियो कॉलिंग 10 साल पहले वीडियो कॉलिंग सपना जैसा था, और वो सभी तो नहीं करेंगे, कोई कोई करेगा, बहुत महंगा होगा। अभी सबके लिए उपलब्ध हो गया, क्या फर्क पड़ गया? वीडियो कॉलिंग आने से संबंध बेहतर हो और दूरियां बढ़ जाती हैं। समझ में आया? झगड़ा भी लाइव चला जी। लक्ष्य बिल्कुल सही कह रहे क्या नाम है? मेरा नहीं, आर्य 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 ठीक लग रहा है? बात ठीक लग रही है? तो इससे ये समझ में बैठो, इससे ये क्लैरिटी बन जाए कि लक्ष्य फिर किसको बोलते हैं? लक्ष्य उससे बोलते हैं जिससे मेरे को जीवन तृप्ति हो जाए, जिससे संसार की जीवन तृप्ति हो जाए। मेरा लक्ष्य है कनाडा जाके पढ़ूंगा, ये लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है, लेकिन पता चले कनाडा जाके और प्रॉब्लम नहीं आ। तो अभी चूंकि मेरा दोस्त कनाडा जा रहा है, क्योंकि मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, क्योंकि कोई और कुछ कर रहा है, तो अभी हमने किसी को देख के कोई चीज को लक्ष्य मान लिया है, या कोई हमने पॉजिटिवली भी कहें कि हमने एरोप्लेन डिजाइन किया, हमने फोन है ना तमाम सब कुछ कर लिया, इसके बावजूद भी हम कहाँ सुखी हो पाए? मानव का धंधा कितना है? मानव हर जगह सुख की तलाश में। तो बेसिकली सुख बोले, आनंद बोले, परमानंद बोले, नाम जो भी दे, मैं मेरे भाव और विचार में स्टेबिलिटी को पा जाऊं, मेरे भीतर मैं एक स्टेबिलिटी को पा जाऊं, एक स्थिरता को पा जाऊं, ये मेरी जरूरत है कि नहीं? तो फाइनली लक्ष्य इतना है। इसके लिए बाकी सब प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ये एक चीज पूछी थी कि अगर कोई गलत हमारे सामने कर रहा है तो हमें रोकना है या चुप हो जाना है? गलत तो बोले नहीं, छोड़ दे। हमको पहला काम ये करना है कि हमको प्रभावित, सर फटा हुआ केस डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर उसको देख के बेहोश हो, अब किसका इलाज पहले करना है? तब तक वो मर जाएगा। ठीक, इसका मतलब है किसी चीज को, किसी घटना को हैंडल करने की पहली योग्यता है कि मैं उससे प्रभावित नहीं हूं। तो पहले तय करो कि प्रभावित नहीं हो रहे हो, फिर तय कर लेना क्या करना है। अब वो बात नहीं माने तो पहले आपने अपनी मानी क्या, दूसरा मेरी माने, वही है, बोर्ड पे लिखना चलेगी किसकी? भाई आप चाहते हो, कितने लोग हैं ये चाहते हैं कि आपके भाव और विचार 24 घंटा सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, आपके लिए सुखदायी हो? आप ना चाहें ऐसी हमारी कोई हैसियत है ही नहीं, हम चाहेंगे ही। लेकिन कितने लोगों के ऐसे हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। आप दूसरा आपकी माने, बात की बात, आप अपनी क्यों नहीं मान लेते हो? आप चाहते हो कि मेरे भाव और विचार ठीक रहे, ये क्यों नहीं रहते? जब मैं खुद पे नियंत्रण नहीं है, जब मेरा खुद पे नियंत्रण नहीं है, सारी ईमानदारी के बावजूद दूसरे पे मेरा नियंत्रण आ जाएगा, कैसे हो? सिंपल सी बात है ना, मेरी खुद पे नहीं चल रही है। जिसकी खुद पे चल जाती है उसकी जमाने पे चल, और वो चलाता नहीं है, चलती। जो चलाता है उसकी चलती नहीं है, जो चलता है उसकी चल जाती। बिल्कुल सही है। तो जिंदगी बिल्कुल कहीं और है, हमारी मेहनत बिल्कुल कहीं और है, इसलिए हमने मेहनत करके दुख पाया, ऐसे नहीं मिली है। हमने उसके लिए मेहनत की और आगे भी बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है। बिल्कुल समझदारी के साथ भी है। तो जिंदगी का नियम समझे बिना हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए दुख की बहुत सुंदर परिभाषा है, नियम का विरोध ही दुख। जब भी मैं दुखी हुआ, इसका मतलब है मेरे से किसी नियम का वायलेशन हुआ है, मैं किसी नियम का विरोध हुआ है, मैं उस नियम को सुखी होने, मानव नियम से सुखी होता है, नियम से दुखी होता है। तो काम केवल इतना ही करना है कि उस नियम को पहचान लेना है, उस नियम के अनुरूप जीना है। जिंदगी आसान है, जिंदगी मुश्किल नहीं है। कोई भी घटना बड़ी नहीं होती, जब कुछ भी शुरू होता है बहुत छोटा सा ही होता है। मिसहैंडलिंग से चीजें बड़ी होती हैं। तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मिसहैंडलिंग।
जब कोई भी घटना शुरू हुई थी तब बहुत छोटी सी थी, उस समय हम उसको हैंडल नहीं कर पाए, बल्कि जैसा हैंडल किया उसकी वजह से और बड़ी हो, क्योंकि हमको जिंदगी के नियम पता नहीं। खाना बनाने का नियम पता है, रोज बढ़िया खाना खाते हैं। यदि बढ़िया खाना बना सकते हैं तो बढ़िया जिंदगी क्यों नहीं बना सकते? बढ़िया मकान बना सकते हैं तो बढ़िया जिंदगी क्यों नहीं बना सकते? जिसका नियम पता है उसको बनाते हैं, जिसका नियम जो नहीं बन रहा है उसका नियम पता नहीं है। सिंपल सी बात। बढ़िया, क्या निकला? तो इतना ही निकला कि जीने का मतलब है स्वयं के प्रति विश्वास। स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो मानव शिकायत के साथ होगा कि शिकायत मुक्त मानव होगा। तो मानव शिकायत मुक्त होगा। अभी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी अपनों के प्रति, संसार के प्रति शिकायत बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती है? यदि अपने मन में अपनों के प्रति और संसार के प्रति शिकायत बढ़ रही है तो मैं समाधान की फैक्ट्री हूं कि मैं समस्या की फैक्ट्री हूं? और मानव समाधान का फैक्ट्री हो कि मानव समस्या का फैक्ट्री हो? मानव समाधान का फैक्ट्री हो। यदि उम्र बढ़ने के साथ साथ मैं समस्या की फैक्ट्री बन रहा हूं, इसका मतलब है कि स्वयं के प्रति विश्वास या जिंदगी का हमको पता नहीं है, अपने जिंदा रहने को जीना मानना है। यदि एक मानव में स्वयं के प्रति विश्वास आता है तो इसका फलन संबंध के प्रति विश्वास है। संबंध के प्रति विश्वास होगा तो संबंध शिकायत मुक्त होगा। शिकायत मुक्त संबंध कैसे हो जाएगा? इसका मैकेनिज्म क्या होगा? इसकी प्रक्रिया कैसे होगी? कौन बोलेगा? स्वयं के प्रति विश्वास संबंध के प्रति विश्वास में कैसे मैनिफेस्ट होता है, कैसे उसका फल संबंध में विश्वास के प्रति दिखाई देता है? शिकायत मुक्त हो जाता है, दूसरा भी अपने जैसा ही करने लग जाता है। दूसरा भी अपने जैसा लगने लग जाता है। देखो, यदि मैंने अपनी मशीन, मेरे पास एक सोचने मशीन, और वो मशीन कैसे काम करती है उसका नियम मैंने पहचान लिया, तो मेरी सोचने की मशीन सही काम करने लगी है, मेरा भाव और विचार मेरे लिए सुखदायी है, उस मशीन का नियम मैंने समझा है, उस नियम का मशीन का नियम समझ के मेरी वो स्थिति हो रही है, हो गई है। आप कैसा होना चाहते हो? आप भी ऐसे होना चाहते हो? आप भी ऐसे होना चाहते हो? और यदि आप चाहते हो तो मैं आपको सहयोग दे सकता हूँ। कोई किसी को समझा नहीं सकता, कोई भी हम इस भ्रम से मुक्त हो जाए कि हम किसी को समझाएं। दूसरा समझना चाहता है तो हम सहयोगी हो सकते हैं। दूसरा समझना चाहता है तो हम सहयोगी हो सकते हैं। कोई चीज आपके पास है, मैं आपसे समझ सकता हूँ, कोई चीज मेरे पास बेहतर हो सकती है, आप मुझसे समझ सकते हैं। ये आदान प्रदान मानव में होता ही है, इसी का नाम शिक्षा है। तो मूल बात यह है कि आप सुखी होना चाहते हैं, आपका भाव और विचार सुखदायी हो, ऐसा आप चाहते हैं। मैंने उस भाव और विचार को सुखदायी कैसे होता है समझा है, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, और आपका भाव और विचार भी सुखदायी होने लगा है। अब हमारे बीच में रिलेशन कैसा होगा? बेहतर ही होगा। तो यहां से संबंध में जिया जा सकता है, ऐसा भरोसा पैदा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैकेनिक को खराब आती हुई गाड़ी को देख के उत्साह होता है, आज खराब आया। हम समस्या से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? आवाज तो कुछ आती नहीं। अब दूसरी बात बोलता हूं, हम समस्या से दुखी होते हैं कि समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है?
दुनिया में कोई भी व्यक्ति समस्या से दुखी नहीं होता है। इसका समाधान नहीं समाधान के अभाव में दुखी है। ये ठीक हो गया? बड़ी तो इसका मतलब है, यदि अब आपको नियम पता नहीं, आप बोलते हो आप समस्या से दुखी होते हैं। यदि आप समस्या से दुखी होते हो तो दुखी होते ही रहोगे और हमेशा दुखी होते रहोगे, क्योंकि हम समस्या से दुखी होते ही नहीं हैं। समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है, जिसके पास समाधान है उसके लिए। कोई पीड़ा नहीं। जैसे मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक के लिए, मैकेनिक के लिए वो दुख है कि अपॉर्चुनिटी है? मेरी गाड़ी का खराब होना मेरे लिए दुख है, मैकेनिक के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसको वो काम करना आता है। आपने क्लासेस में, हमने अपनी छोटी क्लासेस में देखा था, जब टीचर पढ़ाता है, जिसको आंसर नहीं आता वो क्या करता है, जिसको आंसर आता है वो क्या करता है? आंसर आता है वो तो यूं करता है। जिसको आंसर आता है उसकी आंख में आंख डाल के बोलता है पूछ। जिसको आंसर नहीं आता है कुछ हो जाएगा वो किसी की पीठ के पीछे अपना सर डालता है। मेरे को टीचर देख मत ले, है ना, मेरे से पूछ मत ले। इसका मतलब है बाहर समस्याएं हैं या बाहर केवल अवसर है? बाहर केवल अवसर है। मेरे पास समाधान है तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, किसी के पास समाधान नहीं है तो उसके लिए समस्या है। जिंदगी मात्र एक लर्निंग स्कूल है। जिंदगी मात्र सकारात्मक निष्कर्षों को स्वीकार लेने का नाम है। सारी जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं? सारी जिंदगी में हम एक ही काम कर रहे हैं, हमको सुख की तलाश है और मैं सुख के लिए ये करके देखता हूँ। वो करके देखा, सुख नहीं मिला, इससे नहीं मिलता, व्हाट नेक्स्ट? जिंदगी का बड़ा हिस्सा या ज्ञान का बड़ा भाग केवल इस बात में काम आता है कि ये सुखी होने का तरीका नहीं है। जो सुखी होने का या जो जीने का स्वरूप है बहुत छोटा सा है, ज्ञान भाग बहुत छोटा सा है, ये नहीं वाला भाग बहुत बड़ा है। ये भी नहीं, 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 मैं 60 साल लग जाए, ये महंगा सौदा है। ये 12 साल के करीब पूरा हो तो जिंदगी जीने का मजा है। तो जिंदगी क्या हो सकती है और जिंदगी क्या क्रिएट कर सकती है, और जब 70 साल के हैं तो क्या उपलब्धि हो सकती है, जिसको हम भी देख के आश्चर्यचकित हों और जमाना भी देख के आश्चर्यचकित हो। जिंदगी का ज्यादा बड़ा लंबा समय किस बात में जाता है? वो जूझने में जाता है। अपने भीतर में इंद्रियों से जूझना, अपने भीतर में अपने सम्मान की चाहतों से जूझना, अपने भीतर में जिन चीजों को हमने सफलता मान लिया है उनसे जूझना, है ना, और जो मेरे सफलताओं के बीच में रोड़ा बनना चाहते हैं, चलेगी किसकी, उनसे जूझना। तो जिंदगी का बड़ा हिस्सा वो है जो जूझने में जाता है। यदि ये जूझने वाला भाग खत्म हो जाए, जिंदगी का एड्रेस मिल जाए, तो जिंदगी बिल्कुल मुश्किल चीज नहीं है। जिंदगी आराम का काम है, जिंदगी शानदार है। तो इससे ही पता चला, यदि स्वयं के प्रति विश्वास आता है, तो दूसरा आदमी भी मेरे ही जैसा लगता है, इसके पास भी मेरे ही जैसी मशीन है, और ये इसकी मशीन और मेरी मशीन एक ही जैसी है ना, उस अर्थ में दोनों साथ मिलकर चल सकते हैं। तो संबंध के प्रति विश्वास आता है। संबंध के प्रति विश्वास आता है एक आदमी स्वयं में तृप्ति के साथ अपने भाव और विचार में, एक मानव अपने भाव और विचार में तृप्ति के साथ होता है, दूसरे मानव के साथ संबंध में तृप्ति के साथ होता है। अब इसका सम्मान कहाँ से आएगा? इसका सम्मान अब गाड़ी से आएगा, इसका सम्मान बाहर से आएगा, कि इसका सम्मान अपने में रहेगा? तो ऐसे में परिवार में समृद्धि आती है। ऐसे में परिवार में समृद्धि आती है। समृद्धि का मतलब है अभाव मुक्त परिवार, अभाव मुक्त परिवार। थोड़ा समृद्धि को समझना पड़ेगा। बीच वाला बोर्ड थोड़ा साफ कर देते हैं। उधर जवान बीच वाला बोर्ड साफ कर दें।
और समृद्धि। देखिए, दो बात कहूंगा कि एक तो किसी वस्तु की कमी और कमी का एहसास, ये एक ही बात है कि अलग अलग बात? कोई वस्तु की कमी और कमी का एहसास वस्तु की कमी और कमी का एहसास, तो एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास कोई वस्तु की कमी हो लेकिन कमी का एहसास ना हो सकता है। ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है का एहसास हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको वस्तु की कमी भी नहीं है और कमी का एहसास भी नहीं हो सकता। ठीक लग रहा है? तो गरीबी का परिभाषा हुआ साधन विहीन, दुखी और दरिद्र। साधन की कमी भी है और पड़ोसी को देख के अपने आप को छोटा मानता है, छोटेपन का एहसास भी है, इसको गरीब बोल रहे हैं। इस साधन की कमी भी है और दूसरे को देख के अपने आप को छोटा भी मानता है, तो दरिद्र भी है, दुखी भी। अमीर का मतलब क्या लिखूं? हाँ, जो पहली बार चीज कर रहे हैं उसे बात। साधन संपन्न लिखूं? साधन संपन्न सुखी लिखूं? ये छोटी वाली खड़े होके बोलो बेटा। तुमको कैसे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। गुड। तो तुमको कैसे लगता है कि अमीर लिख रहा हूँ, साधन संपन्न और दुखी लिखूं? बताओ कैसे लगा? बात ठीक बोल रहे हो, कैसे लगा? तुमने ऐसे कैसे बचा? आगे क्या लिखूं? आगे क्या लिखूं? जैसे गरीब की गरीबी कितने की? अपने गांव के गरीब से मिलोगे, उससे पूछोगे कि कितना पैसा, कुछ लाख, तुम्हारा कितना पैसा मिलने से तुम्हारा सबको गरीब बोलना ठीक नहीं लगेगा। कितना पैसा मिलने से तुम्हारा जो तुम सोचा भी पैसा हो, उसके आधार पे वो भी कंपेयर करेगा एक दूसरे से, और वो कंपेयर किससे करेगा? अपने से अमीर वाले से। तो अपने से अमीर से कंपेयर करके अपने आप को छोटा ही पाएगा, है? संयोग से मेरे को गुजरात में काम करने का मौका मिला है और लगभग 2012 से अभी 2021 शुरू हो गया, काफ़ी इंटेंसिवली गुजरात में काम होता है। और ऐसे तमाम लोग मिलते हैं जिनके 5,000 करोड़ के बिजनेस है, 10,000 करोड़ के बिजनेस है, 12,000 करोड़ के बिजनेस है। और वो लोग भी खूब खुल के इस बात को स्वीकार करते हैं कि अपने से ज़्यादा पैसे वाले के साथ जब बैठते हैं तो हम प्रभावित होते हैं, अपने भीतर छोटेपन का एहसास आता है। ठीक है, अकेले में और सभा में जिसका जैसा मन होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्थिति को हम देखते ही हैं और अपने भीतर भी वो एहसास हमको है ही है। तो अमीर और गरीब कोई अपने आप में स्थिति है कि ये कंपैरिजन से आता है। कोई लोग हमको अमीर मानते होंगे और हम किसी और को अमीर मानते हैं। एक और सोचा इसमें, आपने जब मैंने अमीर की परिभाषा लिखी तो आपने साधन संपन्न लिखवाया, तो सही अर्थों में साधन संपन्न अमीर स्वयं को साधन संपन्न मानता है कि उसका पड़ोसी उसको साधन संपन्न मानता है? तो वो स्वयं मानता होगा तो दरिद्र क्यों होता? तो ये भी नहीं है। तो समृद्धि क्या चीज है? समृद्धि का मतलब है कि साधन संपन्न, सुखी और उदार।
ये नया मॉडल आया है। अमीरी और गरीबी दोनों इस धरती का बोझ है। अमीरी और गरीबी दोनों इस धरती का बोझ है, और बल्कि यूं कहा जाए कि इस धरती की सारी अव्यवस्था अमीरों की मानसिक गरीबी का एक्सप्रेशन है। इस धरती पे सारी अव्यवस्था अमीरों की मानसिक गरीबी की अभिव्यक्ति है, क्योंकि आप जानते हो जैसे पेट्रोलियम लॉबी अलग है, फर्टिलाइजर लॉबी अलग है ना। एक अमीर हजारों लोगों को गरीब करने की मानसिकता रखता ही है। इस बीच में जो कुछ भला होता है वो भी होता ही है। देखो, लोगों में अमीर बनने की चाहना नहीं होगी, वो क्यों 18 घंटे काम करेगा? 18 घंटे काम करेगा तो हजारों लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करेगा। तो जब भी ये सारी बातें होती हैं, इन सारी बातों का एक पक्ष पॉजिटिव भी होता ही है, उसका एक पक्ष भी नेगेटिव होता ही है। लेकिन अच्छाई उस बात में है कि जिसमें केवल पॉजिटिव पक्ष हो और कोई नेगेटिव पक्ष ना हो। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसा होने की जरूरत नहीं है? ऐसा होने की जरूरत तो है ना। धीरे से उसको भी समझेंगे। लेकिन समृद्धि का अभाव, अभाव का अभाव, हाँ जी, अभाव का अभाव मतलब अभाव का अभाव ही हो गया। कमी की कमी हो जाए, कमी की कमी हो जाए मतलब आवश्यकता से अधिक होने का भाव, आवश्यकता से अधिक होने का भाव। इसका मतलब हुआ, हाँ जी, मोबाइल फिर से वही बज गया क्या? नहीं, हरियाणा क्या जी? कोई बात नहीं, कई बार बोलने से समझ में आ रहा है जी। अभी नए लोग आते हैं बीच में। कोई बात संभाल लीजिए। जिसका मोबाइल हो आराम से उसको लाए। शिविर के दौरान जितने लोग हम यहाँ पे रह रहे हैं उनको परमानेंट साइलेंट में डाल। देखिए, अभी तक इस धरती पे सर इस प्रभाव का क्या किया जाए? किसका? जैसे मोबाइल बने, हाँ, आप प्रभावित हुए? प्रभावित बिल्कुल नहीं, ताकि आप लोग प्रभावित ना होते रहें उसको सुनिश्चित करता। मेरे मन में प्रश्न कई देर से चल रहा था कि मैं टीचर हूँ और मैं जो है और भी मेरे साथी टीचर हैं, तो रोजाना उनसे प्रभावित होता हूँ, बच्चों से भी, टीचर से भी। तो लेकिन वहाँ मैं समझ गया कि चलेगी किसकी, वो मेरे मन में है। लेकिन यहाँ फिर वो बात आई कि भी यहाँ पे अपने मुद्दा क्लियर है। देखो, जब अपने भीतर समझाने का दबाव होता है तो हम असहज होते हैं। हमको समझाना ही नहीं, हमको तो केवल शेयर करना है, और बोर्ड में पहले लिखा है आपको मानना नहीं है। इससे ज़्यादा आप कर क्या सकते हैं? इससे बढ़िया होता आराम का काम हो गया, भाई सुना देना है, आगे आपकी मौज है, माने या ना माने, माने या ना माने। और जो सही चीज़ होगी आप उसको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि ज़िंदगी आप चाहते हैं। इसलिए ये बहुत आराम का काम है। तो सारी सभा, एक बड़ी सभा, जो हम कह रहे हैं उसको आपको नहीं मानना है, और हर क्वेश्चन का प्रैक्टिसेबल आंसर मिलेगा, इससे खुला मत तो हो नहीं सकता। दुनिया जहाँ से प्रश्न ला सकते हो ले आओ, हर प्रश्न का प्रैक्टिसेबल आंसर मिलेगा और आप स्वीकारोगे। आवश्यकता इस बात की है कि 7 दिन के लिए 24/7 एक कैंपस में। ये इसमें अब हम पहले ऐसे शिविर करते थे तो लोग अपने घर आए चले गए, अब नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं, घर जाते आपका दूसरा सॉफ्टवेयर चालू हो जाता है। सब्जी बोले थी लाए क्या, आपको तो अपने काम दिखाई देता है, घर में तो कोई जिम्मेदारी आपकी है नहीं, वो दिमाग खराब हुआ इधर हम मेहनत करते हैं, उधर घर वाले आपके साथ मेहनत करते हैं, बीच में आपका सैंडविच बन जाता है। यही बात तो सही बात है। सही बात है। इसलिए हमारी मेहनत भी खराब ना हो, आपकी भी खराब ना हो। पत्नी बोली क्या सीख के आए? हाँ। मैंने कहा ये सीख जानते ही बेस्ट ये सीख ले लीजिए। 60 के बाद मैं ये ना सोचूं कि मैंने ये नहीं किया, और ये तो मैं रोज ही बताता हूँ। मैं रोज ही बताती हूँ कि अपनी जो जिंदगी है उसको जी लो, मिलाने को
डाल दें। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मजा देखिए। एक तो ये कहा जा रहा है कि अभी तक हमारे पास दो ही मॉडल हैं, गरीबी के मॉडल हैं, अमीरी के मॉडल है, और तीसरा जो ज्यादा सम्मानजनक है वो न्यूनतम का मॉडल है। देखिए ये भी एक पूर्व संदर्भ है, उसको लेके चलते हैं। एक तो ये हमारे को स्वीकार हो गया कि मानव है तो उसको सुख की तलाश है, उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा। मोक्ष भी एक प्रकार का सुख, जब यहाँ सुख शब्द कह रहे हैं तो वो अंडरकोट है। अंडरकोट का मतलब है कि सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद सब उसमें शामिल है। तो मानव है तो उसको सुख की तलाश है, और वो भी निरंतर। सुख की तलाश के लिए मानव के पास दो दरवाजे खुले हैं। एक दरवाजा है जिसमें हम कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति में सुख है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि शरीर प्राप्ति में सुख है। ईश्वर प्राप्ति में सुख है तो ईश्वर के लिए, उसके लिए ईश्वर की भक्ति, उसके लिए संसार से विरक्ति, और उसके लिए जीने का मॉडल हुआ कि न्यूनतम में जीना है। ये एक मॉडल हमारे पास उपलब्ध रहा है, न्यूनतम में जीना है। दूसरा मॉडल है कि शरीर के साथ, शरीर को पाने में, शरीर में सुख है तो उसके लिए भोग करना है, भोग के लिए संग्रह, भोग के लिए सुविधा की आवश्यकता है, सुविधा के लिए संग्रह की आवश्यकता है, संग्रह के लिए शोषण करना मेरी मजबूरी है, उसके से अव्यवस्था है। ये फाइनली निकला। लेकिन ऐसा जीने के लिए अधिकतम का मॉडल, अधिकतम मेरे पास। आप तो प्लॉट लेने की सोच रहे होंगे। एक बार दिल्ली में मैक्सिमम लोगों से 60 के बाद पूछे तो क्या उपलब्धि हुई, तो उपलब्धि इतनी है कि एक फ्लैट, दो फ्लैट, तीसरे में वो फ्लैट। कोई एक फ्लैट ले पाता है, कोई दो ले पाता है, कोई तीन ले लेता है। तो कुल मिलाकर उपलब्धि फ्लैट की संख्या है। तो आप तो फ्लैट और जमीन के टुकड़े भी सोच रहे होंगे। अभी जो लोग जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा आया है वो टापू खरीदने का सोचते हैं। तो टापू और एक शिप, क्रूज नहीं, क्रूज तो बड़े वाला याच है ना, हाँ वो अलग। ये कुछ खरीदने का सोचो तो कुछ बड़ा सपना है, क्या छोटा छोटा फ्लैट खरीद। तो हमारे पास ये दो मॉडल है। न्यूनतम का मॉडल क्या एक परिवार का मॉडल हो सकता है। इसलिए एक परिवार पूरा ख्याल रखता है, सन्यासी को साष्टांग प्रणाम करेंगे और अपना बच्चा उस दिशा में ना जाए इसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये जीने का मॉडल नहीं। अधिकतम का मॉडल इस धरती पे जितने संसाधन उपलब्ध हैं उसके लिए प्रैक्टिसेबल ही नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे सामने है, तमाम तरह की समस्याएं हमारे सामने हैं। तो अभी तक हमारे पास एक परिवार में जीने का स्वरूप ही नहीं है। मॉडल बनाने को न्यूनतम में जिएगा अधिकतम, या तो न्यूनतम में जिएगा या अधिकतम में जिएगा। मैंने ऐसे तमाम लोगों को देखा जो बचपन में सन्यासी हुए और बाद में भोगी हुए। ऐसे लोगों को भी देखा जो भोगी रहते हुए सन्यासी हुए, और दूसरों भोगी सन्यासी को छोड़ दीजिए, सुबह उठ के थोड़ा पूजा वूजा कर लेता हूँ तो लगता है यार ठीक से जीना है, शाम को फिर वो बाटी लेने लगा जाती है। तो सुबह से शाम तक में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच में हम झूलते हैं। दिन में कई बार भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच में हम झूलते हैं। इधर से बोल हुए तो इधर चल देते हैं, इधर से बोल हुए तो इधर चल देते हैं। सार बात यह है कि परिवार के जीने का स्वरूप हमारे पास नहीं है। सार बात जिसके जीने का स्वरूप ही हमारे पास, हमारी पीड़ा वही है। इसलिए बार बार जब पूछते हैं हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया, अपनों से पाया। क्यों पाया? क्योंकि मॉडल ही नहीं है हमारे पास। परिवार में जीने का स्वरूप क्या होगा वो मॉडल ही हमारे पास नहीं है। सारे धरती के सारे परिवारों का जीने का मॉडल एक ही होगा कि अलग अलग होगा? एक ही होगा। ठीक, तो यही लगता है। तो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप जांच के बताएं ठीक है कि नहीं है। पहले अपना जांच लें, फिर सबका भी जांच लें। कितने परिवार ऐसा चाहते हैं? हाँ जी, कितने परिवार ऐसा चाहते हैं आप में से
कि हमारे परिवार में किसी संबंध में कोई गिला शिकवा शिकायत ना हो और परिवार के किसी भी व्यक्ति में कोई मानसिकता में अभाव ना हो, दूसरे की चीजें देख के अपने आप को छोटा महसूस ना करें। कैसे रिपीट करूं कि हो गया? कितने परिवार ना हो हमेशा के लिए, और परिवार में किसी भी व्यक्ति में अभाव की मानसिकता ना हो, अभाव ना हो परिवार। चाहते तो सभी हैं, कितने परिवार में ऐसा है? ठीक हो गया। इससे हमारी ये क्लैरिटी बनती है, इससे हमारी ये क्लैरिटी बनती है। इसका मतलब है हम चांद तक पहुंच गए क्योंकि चांद की हमारी समझ बन गई, अपनों की समझ नहीं है। और इससे सिद्ध होता है कि खुद की समझ नहीं है। जिसकी अपने से बात होती है उसकी अपनों से बात हो जाती है। यदि अपनों से बात नहीं हो पा रही है तो अपने से बात नहीं हुई है, जिससे ये सिद्ध होता है। तो एक क्लैरिटी बनी कि मानव के बारे हमारी समझ नहीं है। तो अब तक हमने ईश्वर प्राप्ति में ईश्वर को समझने की कोशिश की है या मानव के शरीर को भोगने की कोशिश की है। दो ही रास्ते हमारे पास खुले थे। मानव की समझ हमारी नहीं बनी तो मानव की आवश्यकता नहीं बनी। तो मानव की, जो मैंने पहले 2 लाइन में जो शुरू में लिखा था, एक व्यक्ति अर्थशास्त्र में 10 PhD करने के बावजूद एक व्यक्ति में यह आत्मविश्वास आ जाए कि मैं दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण कर सकता हूँ, ऐसी योग्यता हमें नहीं आती। इसका मतलब ना तो हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पहचान करने के लायक हुए हैं, तमाम ज्ञान विज्ञान तमाम जो कुछ भी है धर्म सब कुछ के बावजूद, या तो न्यूनतम में जाते हैं या अधिकतम में जाते हैं। ना तो एक परिवार के रूप में अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पहचानने की हमारी स्थिति बनी है, ना एक परिवार में अपनों को पहचानने की स्थिति बनी। गई भैंस कब निकलेगी? 4 दिन में तो नहीं निकलेगी, कम से कम 8 दिन तो ना। अगला डेट बता दो। अगला डेट सुन लो, 11 मार्च उत्तरकाशी। नहीं, हाँ अपने घर। एक बात और समझ लो, अपने घर से 1000 किलोमीटर बाहर निकले बिना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 1000 किलोमीटर तक अपने 1000 या मिनिमम 500 किलोमीटर तक अपने घर और तमाम घर गृहस्थी के विचार हमारे पीछा करते हैं। तो 11 मार्च उत्तरकाशी, 24 दिसंबर पुष्कर राजस्थान। सारे तीर्थ स्थान कवर करवा दोगे भैया से? सब तीर्थ करवा दो। आप किसी के है? आप नहीं, अब जमाना गया किसी की चलने का, अब चलेगी तो केवल अस्तित्व की चलेगी।